तो ओवरऑल बातचीत जो कि हम मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर कर रहे हैं और ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि निवेशक जो कि मोटा मुनाफा कमा रहे हैं इन दोनों ही कैटेगरीज में, अब पोर्टफोलियो में आपको अब इसको कैसे रीबैलेंस कर लेना चाहिए, कैसे रीएलोकेट कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर यहाँ पर गिरावट होती है तो आपने जो रिटर्न कमाए हुए हैं वो घाटे में तब्दील क्या हो सकते हैं। साथ ही अगर आपका निवेश का नजरिया है और ऐसे में अगर आप थोड़ा सा लंबा व्यू रखते हैं 7 साल तक का या उससे भी ज्यादा का, तो रिटर्न की कमाई क्या और आपकी बढ़ सकती है अगर आप लगातार अनुशासित तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं। इस पूरे मामले को समझते हैं, साथ ही फंड मैनेजर्स और सेबी रेगुलेटर भी क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है इस इनफ्लो को देखते हुए, और जिस तरह से फंड हाउसेस को तुरंत प्रभाव से कदम उठाने के लिए कहा गया है, लिक्विडिटी मैनेज करने की बात कही गई है, इसको लेकर भी जो कंसल्टेशन पेपर है वो सामने आने को है। अब ओवरऑल रणनीति एक निवेशक के तौर पर आपकी क्या होनी चाहिए। हेमंत उसकी सीईओ वाइस इन्वेस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और मेरे ख्याल से सब जगह खबरों में मिड कैप और स्मॉल कैप ही छाए हुए हैं और बहुत सारे लोग जो कि हम भी जानते हैं शो पर सवाल भी पूछते हैं कि कमाई इतनी ज्यादा हो रही है, क्या इस कमाई को अब परिवर्तित कर लेना चाहिए, क्या लार्ज कैप में मुनाफा शिफ्ट कर लेना चाहिए, या अगर मोटा मुनाफा हो रहा है तो वहां से निकाल के फिक्स डिपॉजिट में या डेट म्यूचुअल फंड्स में डाल देना चाहिए। अब ये बताइए, क्या ये मुनाफा बुक करने का समय है अगर आप किसी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में पैसे लगा रही हो तो? देखिए कविता, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका सीधा जवाब नहीं है। वो डिपेंड करता है कि एज एन इन्वेस्टर आप किस तरीके से इन दो सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कब से कर रहे हो और कितना का इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो का इन दोनों सेगमेंट में अभी तक हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है, जैसा आपने कहा कि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे डेफिनेटली ओवर वैल्यूएशन है, जहां पे वैल्यूएशन लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, बट मुझे लगता है अभी भी उन दोनों में ऐसी पॉकेट में जहां पे वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है। तो आई थिंक एज ए फंड मैनेजर उनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि वो उस पैसे को उस सेगमेंट में वहां पे इन्वेस्ट कर सके। बट एज एन इन्वेस्टर कि आपको अभी प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं, देखिए इसको आई थिंक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में डालने की जरूरत है कविता। अगर हम 2 साल पीछे जाए या मे बी 18 मंथ पीछे जाए तो इन्वेस्टर्स की जो एलोकेशन थी मिड और स्मॉल में वो बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उससे पहले अगर 2-2.5 साल देखें तो आप लार्ज कैप की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर थी इन दोनों सेगमेंट से, और वहां पे भी मार्केट का ब्रेथ बहुत नैरो था। तो कुछ ही स्टॉक थे, मे बी 5-10 स्टॉक जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। तो आई थिंक इसको हमें ये समझने की जरूरत है एज एन इन्वेस्टर कि अगर पिछले 18 महीने से इन्वेस्टर्स ने इन दोनों सेगमेंट में थोड़ा एग्रेसिवली एलोकेशन करना शुरू किया है, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो एक साथ आई है। कुछ लोगों ने 18 महीने पहले शुरू किया होगा, कुछ लोगों ने 1 साल पहले शुरू किया होगा, कुछ लोगों ने 6 महीने पहले शुरू किया होगा। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि आज के समय में आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा इन दोनों सेगमेंट में है। दूसरी बात, अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इवन अगर आप 2 साल से भी इन्वेस्ट कर रहे हो, 3 साल से भी इन्वेस्ट कर रहे हो और आगे जाके आपके पास 5, 6, 7, 8 साल का समय है, तो मुझे लगता नहीं है, और एलोकेशन आपकी ऐसी है कि आपके रिस्क जो है, आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से वो आपको आगे लेके नहीं जा रहा, तो फिर आपको बदलाव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे निवेशक हैं पिछले 6 महीने में, 1 साल में आपने एग्रेसिवली इन दोनों सेगमेंट में इन्वेस्ट किया है, सिर्फ ये सोच के कि क्योंकि ये दोनों सेगमेंट में अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है तो चलिए सारा पैसा वहां लगा देते हैं या काफी पैसा वहां लगा देते हैं, तब अगर आप ऐसे निवेशक हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए डेफिनेटली। मुझे लगता है फिर उनके लिए समय है कि इसको आपके एक्सपोजर को आप कम करें। लेकिन अगर आप, जैसा मैंने कहा, एलोकेशन विद इन डिफाइंड लिमिट है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए किसी निवेशक ने 30% का एलोकेशन मिड कैप में किया, एक सेगमेंट लेते हैं, तो अगर उनका 40% भी अगर मैं रिटर्न पकड़ के चलूं तो 42% के करीब गया होगा, पर वो भी पूरा बेनिफिट उनको नहीं मिला होगा। तो आई थिंक अगर अनलेस आपका एलोकेशन एक सेगमेंट में 10 से 15% के ऊपर नहीं गया है, तब मुझे लगता नहीं आपको रीबैलेंस करना है। आप सोच के चलिए कि आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे लगता नहीं कि वो आपको उस सिचुएशन में जाना है कि आप प्रॉफिट बुक करने का सोचें। क्लियरली अगर आपका एलोकेशन 10-15% से ज्यादा नहीं है तब तो आपको ज्यादा रीएलोकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कंसर्न जो कि रेगुलेटर ने भी यहाँ पर उठाया है और मेरे ख्याल से तमाम एएमसीज और स्टेक होल्डर्स को लेकर बातचीत भी चल रही है, हेमंत जी, और ये बताइए, अभी अपने लेवल तक तो एएमसीज ने, कुछ ने एसआईपीज जो है वो लमसम जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और कुछ समय के लिए हमने देखा कि निवेश रोका भी गया है। अब एक रेगुलेटर के तौर पर अगर हम इन्फ्लोज को लेकर कंसर्न समझना चाहें
चाहें तो वो क्या हो सकते हैं? लिक्विडिटी का रिस्क यहाँ पर या इशू अगर हम जानना चाहें तो कितना बड़ा हो सकता है? क्योंकि अगर रिडेम्पशन चालू हो जाएगा तो वो तो मतलब पहले आओ पहले पाओ है, लेकिन क्या ये जो फंड्स है लार्ज कैप और मिड कैप, क्योंकि अब इतने बड़े साइज के हो चुके हैं और वैल्यूएशन इतने कितने हाई हो गई हैं, रिडेम्पशन एक बार आने शुरू हो जाते हैं, तो ये किस हद तक तैयार हैं फंड्स अपनी ओर से? देखिए कविता, ये आई थिंक एक इम्पोर्टेंट इशू है डेफिनेटली। अगर मैं लार्ज मिड स्मॉल की बात करूं तो जैसा हम जानते हैं कि लार्ज कैप में लिक्विडिटी का इशू होता नहीं है। मिड कैप की भी जब से सेबी ने डेफिनेशन लेके आए हैं कि 101 से लेके 250 कंपनी तक जो कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप वो मिड कैप है, तो वहां पे भी मुझे लगता है बारिंग कुछ पार्ट हो सकता है मिड कैप का जहां पे लिक्विडिटी का इशू हो, बट स्मॉल कैप में डेफिनेटली इशू हो सकता है। और होता क्या है कि किसी भी स्मॉल कैप का अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो वहां पे लिक्विड स्टॉक भी है, इलिक्विड स्टॉक भी है। डर आई थिंक रेगुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहता है कि अगर मान लीजिए हैवी रिडम्पशन आते हैं तो पहले ऑब्वियसली फंड मैनेजर की कोशिश ये रहेगी कि वो उन स्टॉक्स को बेचे जहां पे लिक्विडिटी है। तो जब अगर ऐसा हुआ तो फिर जो प्रोपोर्शन है लिक्विड टू इलिक्विड वो गड़बड़ा जाता है और कहीं ना कहीं उससे एक तो वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है फंड की एनएवी पे, लिक्विडिटी का भी इशू आ सकता है। बट आई थिंक मुझे लगता है अगेन मैं ये समझ सकता हूँ कि एज ए रेगुलेटर उनका कंसर्न है, बट आई थिंक मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एज एन इन्वेस्टर और एज समवन जो मार्केट को बहुत या म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट का जो यूनिवर्स है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, तो मैं ये देख सकता हूँ कि अगेन कि अगर जेन्युइन इन्वेस्टर है जो एसआईपी से आ रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि वहां पे आप बहुत ज्यादा प्रेशर रिडम्पशन का देखेंगे। क्योंकि अगर मेरा, जैसा मैंने पहले भी कहा, मेरा समय अगर इन्वेस्ट करने का अभी भी 5, 6, 7, 8 साल है, उससे ज्यादा है, तो फिर मेरा पर्पस एसआईपी से इन्वेस्ट करने का वही है, क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं करना चाहता। दूसरी बात, मेरे को मालूम नहीं है कि मार्केट में कब मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो मुझे दोनों का फायदा होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, मुझे लगता है कि देखिए अगर आप काफी सारे स्मॉल कैप फंड्स के पोर्टफोलियो कंपोजिशन को एनालाइज करें कविता, तो आप देखेंगे कि वहां पे लार्ज कैप भी रहता है और कई फंड्स ने कैश भी रखा है। तो इनफैक्ट मैं देख रहा था कि ये लार्ज कैप और कैश को मैं कंबाइन करूं तो वो रेंज करता है कभी कभी 10 से लेकर 20%। तो कहीं ना कहीं आई थिंक फंड मैनेजर ने भी उस पर स्टेप लेना शुरू किया है और ये फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा फंड मैनेजर के पास है। अगर उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है या मार्केट ओवररेटेड है, ये सेगमेंट ओवररेटेड है, तो डेफिनेटली या तो वो कैश रख सकते हैं कुछ समय तक या फिर लार्ज कैप का कंपोजिशन बढ़ा सकते हैं। तो अगर 10 से 20% या 15% भी अगर आप एवरेज लेके चले फंड्स की जहां पे लार्ज कैप और कैश है, तो मुझे लगता नहीं लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम है। क्योंकि एक चीज और ना भूले हम कि एसआईपी का इन्फ्लोज भी अगर वो कंटिन्यू करता है, हो सकता है जैसा मैंने कहा कि जो निवेशक जिन्होंने बहुत ज्यादा लंबा समय सोच के नहीं इन्वेस्ट किया वो एसआईपी बंद कर दे, पर जो जेन्युइन इन्वेस्टर अगर वो एसआईपी इन्वेस्ट कंटिन्यू करते हैं तो उनका भी इन्फ्लोज है, प्लस फंड के पास कैश है, प्लस लार्ज कैप है, तो लिक्विडिटी को डेफिनेटली टैकल किया जा सकता है। मुझे लगता नहीं कोई पैनिक वाली सिचुएशन है। डेफिनेटली यस, एज ए रेगुलेटर कंसर्न डेफिनेटली होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए जो सेबी है, और उन्होंने कभी ये इशू को अभी नहीं उठाया। इनफैक्ट पिछले कुछ समय से सेबी ने उसके बारे में बात करना शुरू की। बट मुझे लगता है अगेन, चाहे आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें चाहे फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगेन अगर आपके पास लिक्विडिटी है आपके फंड में और जो फ्रेश पैसा आ रहा है उसकी लिक्विडिटी भी आपके पास है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर रिडम्पशन का प्रेशर आता है उसको टैकल करने में। जी, एक और चीज समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि रेगुलेटर लगातार स्ट्रेस टेस्ट भी कर रहा है। हालांकि स्ट्रेस टेस्ट एमसीज को लेकर स्ट्रेस टेस्ट हो रहे हैं, हालांकि इसके रिजल्ट्स को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। एक बार रिजल्ट्स आ जाएंगे उनको एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि एमसी की वेबसाइट को लेकर कुछ डिस्क्लोजर्स के साथ वो रिजल्ट्स भी जो है वो बताए जाए आम निवेशक को। आम निवेशक को मेरे ख्याल से स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट समझ में ना आए, लेकिन जब रेगुलेटर एक स्ट्रेस टेस्ट करता है तो वो किस तरह की परिस्थिति को परखने की कोशिश कर रहा है, एक आम निवेशक के लिए किस तरह का मैसेज या किस तरह की सिग्नलिंग सामने आती है इस तरह के स्ट्रेस टेस्ट से? हेमंत जी, आई थिंक कविता, ब्रॉडली जब हम स्ट्रेस टेस्ट की बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो अगर हम पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उसमें जो स्टॉक्स हैं अगर फंड मैनेजर को उनको बेचना है तो कितना समय लगेगा। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से काफी सारे एएमसीज ने इंटरनली इस चीज को एनालाइज करना शुरू कर दिया कि अगर उनको अपना पोर्टफोलियो 5% बेचना है या 10% बेचना है, 15% बेचना है, तो किस तरह की लिक्विडिटी है, कितना समय उनको लगेगा। और दूसरा व्यू ऑब्वियसली रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी है कि
फंड के पास किस तरह की लिक्विडिटी है कि अगर वो रिडम्पशन आता है तो वो किस तरह से हैंडल कर पाएंगे। तो आई थिंक दोनों एस्पेक्ट है इसके ऊपर यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। और जैसा मैंने कहा, सबसे अच्छी बात यह कि काफी सारे फंड हाउसेज ने उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो आई एम श्योर उनको जो भी एडजस्टमेंट करनी है, जैसा मैंने कहा कि लार्ज कैप और अगर हम कैश की बात करते हैं तो वो जो लेवल बढ़ा है, प्लस जो उनके पोर्टफोलियो में जो लिक्विडिटी है, इस तरह के स्टॉक्स हैं, उसको कुछ समय से वो एनालाइज कर रहे हैं। आई एम श्योर जिन्होंने नहीं किया होगा वो अब करके देख रहे हैं। तो ये मुझे लगता है अगर ये दोनों चीजें हैंडल हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इन्वेस्टर्स का रिएक्शन। मेरा अभी भी ये मानना है, देखिए दो चीजें करते हैं आप, एक और इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एक्सपोजर मिड और स्मॉल में इन दोनों तरह के फंड से नहीं आ रहा। अगर आप लार्ज एंड मिड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी पैसा मिड कैप में जा रहा है, अगर आप मल्टी कैप में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी मिनिमम 25% दोनों सेगमेंट में पैसा जा रहा है। तो आई थिंक लिक्विडिटी पे डेफिनेटली फोकस है। आई एम श्योर इंटरनली भी फंड हाउसेज ने उसके ऊपर ध्यान रखा है। तो अगर पोर्टफोलियो में जो तब्दीली करने की जरूरत है, अगर वो रेगुलरली हो रही है और ये जो रीबैलेंसिंग हो रही है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग कैश लेवल प्लस जो फ्रेश इनफ्लोज आ रहा है या लार्ज कैप को बढ़ाने से, तो काफी हद तक मुझे लगता है लिक्विडिटी का अगर कोई प्रेशर आता है तो उसके लिए फंड हाउसेज तैयार होनी चाहिए। आई थिंक वही चीज रेगुलेटर देखना चाहेंगे कि किस तरह की लिक्विडिटी पोर्टफोलियो में है, वो आई थिंक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो हेमंत जी, मेरे ख्याल से कुछ फंड्स आपने भी छांटे हैं हमारे दर्शकों के लिए। जो आपने फंड्स निकाले हैं वो किस बेसिस पे आपने सिलेक्ट किए हैं, किन पैरामीटर्स पर और किन सूरतों में आपको लगता है कि इनमें निवेश की शुरुआत की जा सकती है? देखिए कविता, जब हम फंड देखते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो फोकस है वो क्लियरली फंड की क्वालिटी पे है, किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन लेवल है, क्योंकि मिड और स्मॉल में बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो होता है वो क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स रहता है और ऑब्वियसली टू सम एक्सटेंट किस तरह की लिक्विडिटी उन स्टॉक्स के अंदर है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब आप एक फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आप उसका लॉन्गर टर्म पोटेंशियल देख के चलते हैं। जैसा मैंने कहा, ये जो करंट सिचुएशन है ये समय समय पे आती रहेगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि इन चीजों का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। मोमेंटरली हो सकता है थोड़ा सा पैनिक हो, थोड़ी सी वरी हो इन्वेस्टर्स को, बट ओवर ए लॉन्गर पीरियड आई थिंक कोई भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट जो है वो आपके पोर्टफोलियो का बहुत अहम हिस्सा है। वो काफी कंट्रीब्यूट करते हैं, आप किस तरह का रिटर्न अपने इक्विटी पोर्टफोलियो से कमाते हैं। बट ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आपका एलोकेशन कितना है और आप किस तरीके से उसमें इन्वेस्ट करते हो। अगर आप ये दो चीजों का ध्यान रखें तो जैसा मैंने पहले भी कहा, आई थिंक एज एन इन्वेस्टर आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इन बेसिस पे ये दो तीन पैरामीटर्स के ऊपर फंड को देखा गया। ऑलराइट, चलिए, तो ओवरऑल आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या होनी चाहिए? अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% तक का एक्सपोजर नहीं है तब तो घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर है तो थोड़ा सा आप मुनाफा अपना बांध सकते हैं और उसको आप जो है लार्ज कैप में या किसी लिक्विड फंड में, या अगर आपको पैसों की जरूरत है शॉर्ट टर्म में तो आप किसी डेट फंड में उसको पार्क इन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत जरूरी है कि आप अपने निवेश में अनुशासन जो है वो बनाए रखें। यानी अगर आप लगातार निवेश कर रहे हैं और नजरिया आपका लंबा है तो बाजार के उतार चढ़ाव और इस तरह के हाई वैल्यूएशंस को लेकर ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और जितना हो सके अपने आर्थिक सलाहकार के साथ आप संपर्क करें। और सिर्फ इस डर में कि हो सकता है कि बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी बाजार में और आपका मुनाफा घाटे में बदल जाएगा, इस सोच को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। सोच समझकर आपको फैसला लेना चाहिए। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार इस मुद्दे पर तो खैर बातचीत होती ही रहेगी, लेकिन साथ ही कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने सवाल रखेंगे सामने, अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमें देंगे और हम कराएंगे उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि हम व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, जहाँ पे आपके सवाल हमें लगातार मिलते रहते हैं। और सवालों में आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप भेज सकते हैं, किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर सवाल है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इतना ही नहीं क्रेडिट कार्ड का भुगतान आपको कैसे करना चाहिए, टैक्स को लेकर, क्योंकि ये टैक्स सेविंग का माहौल भी है और हम हर मंगलवार और बुधवार को टैक्स बचाओ आंदोलन भी लेकर आते हैं आपके लिए। तो अपने सवाल आप हम तक पहुंचाते रहें। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव भी हैं। खासतौर से अगर यूट्यूब पर अगर आप हमें देखते आए हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, जहाँ पे सटीक तरीके से अपने फंड्स के नाम दे दीजिए और कितने की एसआईपी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कब तक करना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स हमें दें ताकि आपकी डिटेल्स को हम अपने एक्सपर्ट के सामने रखें और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कराएं। फिलहाल एक ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो का वो पड़ाव जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देते हैं और मेरे साथ अब हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। अमित नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून मैम, दिल्ली से बात कर रहा हूँ। माय एज इज 41 एंड मैं अभी रिटायरमेंट प्लान के लिए SIP कर रहा हूँ और लमसम कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो उसके लिए मैम मैं मतलब सजेशन चाह रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो मतलब सही है या फिर मुझे उसके लिए कुछ अमित आपने 10 फंड रखे हैं, HDFC का मिड कैप, मल्टी कैप, ICICI प्रू मैन्युफैक्चरिंग फंड, ICICI प्रू का ब्लू चिप, बिजनेस साइकिल फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इंडिया ग्रोथ है, आदित्य बिरला PSU इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। डायरेक्ट प्लान्स आपने रखे हुए हैं और 1 करोड़ का लक्ष्य है 20 साल में, और कुछ आपने लमसम 40,000 रुपए किया हुआ है निपॉन इंडिया ग्रोथ और 40,000 किया हुआ है HDFC मिड कैप में। अभी की आपकी SIP चल रही है 9,500 रुपए की। ये फंड आपको कुछ ज्यादा नहीं लगते? क्योंकि डायरेक्ट प्लान है तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप ही हैंडल करते होंगे। हाँ यस मैम, मैं ही कर रहा हूँ हैंडल। मैं मतलब आपके शो देखकर ही मैं इन सारे फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया है। 500 रुपए की। बिल्कुल, आपको कुछ ज्यादा नहीं लगती क्योंकि डायरेक्ट अपनी टीवी की आवाज आप कम कर लीजिएगा और मुझसे फोन पर बात कीजिएगा। पीछे इनको ऑडियो डाउन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं अमित जैसे जो हमारा शो लगातार देखते हैं और वाकई ये काफी सराहनीय बात है और आप सबके हम शुक्रगुजार भी हैं कि आप हमारा शो लगातार देखते हैं। और लेकिन जो भी एक्सपर्ट शो में फंड रेकमेंड कर रहे होते हैं वो बहुत ही केस स्पेसिफिक होते हैं। जो दर्शक सवाल पूछ रहा होता है उनको वो सलाह दी गई होती है। बहुत सारे लोग वो फंड रिकमेंडेशंस को देखकर अपने पोर्टफोलियो में उनको शामिल कर लेते हैं। कई बार ये भूल जाते हैं कि ये जो सलाह है ये शायद उस दर्शक के लिए होगी। बहरहाल इसके अलावा जो आपके सवाल हो सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, जो आपको बातें समझनी है इन्वेस्ट एजुकेशन को लेकर, वो शायद आप पर लागू हो, पर फंड्स का चुनाव करने से पहले एक बार अपना सवाल हमें जरूर भेज दिया करें। तो बहरहाल अमित, आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपना सवाल हमें भेजा, देर आए दुरुस्त है। लेकिन आपका सवाल अब मैं हेमंत जी के पास भेजती हूँ। और हेमंत जी, 10 फंड्स हैं, डायरेक्ट प्लान्स हैं और 20 साल में 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के लिए इनको जोड़ना भी है। तो अब बताइए। जी कविता, आई थिंक पहले देखते हैं इनका जो टारगेट है वो पूरा होगा कि नहीं। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है 9,500 SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 80,000 उन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। 20 साल का समय, अगर आप 12% का रिटर्न मानते चले तो अगर ये अपना प्रोसेस अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करते हैं 20 साल तक तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बिना किसी रुकावट के अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करें। दूसरी बात, क्योंकि इन्होंने कहा कि रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है स्टार्टिंग में आपको इतना पॉसिबल नहीं होता ये जान पाना कि आपके लिए वाकई में कितने रकम की जरूरत हो। तो आगे जाके कुछ समय के बाद उसको थोड़ा रिविजिट कीजिए। हो सकता है आपको लगेगा कि आपको और रकम की ज्यादा जरूरत हो तो अपनी SIP के अमाउंट को बढ़ाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने शुरुआत की है जरूरी नहीं कि वही टारगेट आपको आगे भी उतना ही पैसा लगे। तो ये इंपॉर्टेंट है हमेशा, स्पेशली जब आप बच्चों की एजुकेशन और रिटायरमेंट के लिए आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर हम इनके पोर्टफोलियो की कविता 10 फंड है इनके पास। इनफैक्ट वो तो ज्यादा है ही, मुझे लगता है कि थोड़ा पोर्टफोलियो एग्रेसिव भी है, क्योंकि उसमें 3 थीमेटिक फंड है, एक PSU इक्विटी फंड है, एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है और एक बिजनेस साइकिल फंड है। फिर उसके बाद 3 मिड कैप फंड है और एक स्मॉल कैप फंड है। तो फंड के ज्यादा होने के साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है। और अच्छी बात यह है कि फंड जो उन्होंने चुने वो अच्छे हैं। और जैसा आपने सही कहा कि इंपॉर्टेंट है ये हाईलाइट करना, जो फंड शो में बात की जाती है वो सूटेबिलिटी के हिसाब से की जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, शायद आप उसको इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ फंड का नाम और परफॉर्मेंस देख के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स जो है और व्यूअर्स जो है उसका वो ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि इनके जो साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से 4 फंड ही इनके लिए मुझे लगता है उसमें जिस तरह का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए इनको मिल जाएगा। तो जैसे HDFC मिड कैप है उसमें 2,500 इन्वेस्ट करें, ऑलरेडी उन्होंने 40,000 का लमसम किया हुआ तो वो वहां पे बना रहेगा। दूसरा HDFC मल्टी कैप, वहां पे आप 3,000 करें और जो पैसा उन्होंने लमसम निपॉन ग्रोथ में डाला हुआ है वो पैसा वहां से स्विच करके इस फंड के अंदर डाल दें। और निपॉन स्मॉल 2,000 रुपए और ICICI ब्लू चिप में 2,000। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है 2,500 इनफैक्ट। तो ये अगर आप इस हिसाब से बनाएंगे तो आपका 9,500 रुपीज जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 4 फंड में आ जाएगी और जिस तरह का एलोकेशन आपको तीनों मार्केट सेगमेंट में चाहिए वो आपको मिलेगा।
हेमंत जी, तो सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। आपने कहा कि बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो भी है, पर अगर अमित ने अपना अगर कोर पोर्टफोलियो सॉर्टेड रखा हुआ है, अगर वो वेल डाइवर्सिफाइड है, तो उसके ऊपर अगर कोई थीमेटिक फंड रखना चाहे, जो कि मेरे ख्याल से काफी चलन में भी है आजकल, तमाम तरह के एनएफओज, इनफैक्ट एनएफओज की वजह से हम देख भी रहे हैं कि इक्विटी में जो है म्यूचुअल फंड्स के तौर पे काफी इनफ्लो भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर कोर पोर्टफोलियो आपका काफी मजबूत है, तो थीमेटिक फंड शामिल करने में कितनी दिक्कत हो सकती है? नहीं, आई टोटली एग्री विद यू बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड अच्छे नहीं है। उनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है रिटर्न का, प्रोवाइडेड आप सही टीम चुन सकें, आप सही सेक्टर चुन सकें, आप उसके एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग सही कर सकें और आपका रिस्क प्रोफाइल उसके लिए तैयार हो। प्रॉब्लम अमित की यहाँ पे क्या है कि एक तो वो छोटे निवेशक है, 9,500 की इन्वेस्टमेंट है, उसमें 3,000 थीमेटिक फंड में, तो एक काफी बड़ा प्रोपोर्शन आपका जब ऐसे फंड में होता है। और क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि एंट्री और एग्जिट इंपॉर्टेंट है। इन फंड्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी ऐसा फेज आता है कि वो अंडर परफॉर्म करते हैं, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। आप क्योंकि नए निवेशक हो, आप इक्विटी को खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ में अगर आपके एग्रेसिव फंड्स हो, जैसा मैंने कहा 3 मिड कैप फंड भी है और एक स्मॉल कैप फंड भी है, तो बहुत ज्यादा जब एग्रेसिव पोर्टफोलियो हो जाए और मार्केट सिचुएशन जब आपके फेवर में नहीं हो, तो फिर उस वॉलेटिलिटी को समझ झेल पाना आई थिंक एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत में वेल डाइवर्सिफाइड फंड से शुरुआत कीजिए, वही मैंने इनको रेकमेंड किया। आगे जाके जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाए, आपको लगे कि नहीं अभी आप इक्विटी को समझते हैं या आपकी कैपेसिटी है कुछ रिस्क लेने की, तो डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए। थीमेटिक और सेक्टर फंड कैन बी ग्रेट एडिशन टू द पोर्टफोलियो, बट वो हर निवेशक के लिए नहीं है। आई थिंक सिर्फ उसी चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। और ऐसे में शायद आप इनको इनके गोल्स को रिव्यू करने की भी सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि 20 साल का समय है, रिटायरमेंट का लक्ष्य है, 1 करोड़ इन्होंने टारगेट आंका हुआ है। आज की तारीख में शायद पर्याप्त लग रहा होगा, लेकिन नॉट नेसेसरी कि ये पर्याप्त हो, और निवेश तो खैर बढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी शुरुआत में हम करते हैं एक रकम लेके, बट आगे आगे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता है, हमारी इनकम लेवल चेंज होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब हम बाकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपको रिव्यू करने की जरूरत है। वो हमेशा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होते रहना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जो आज आपको आज लग रहा है 1 करोड़ में होगा, वो 20 साल के बाद शायद इतनी रकम पर्याप्त नहीं होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और होता क्या है कि आप अपने करियर के आखिरी के अगर आप 10 साल देखें, तो वो आपके पीक ईयर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ योर कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, और तब तक आपकी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम हो चुकी होती है। तो आई थिंक डिफरेंट फेजेस में उसको एनालाइज करना, उसको रीविजिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खाली रीविजिट ही नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है कि अपनी इन्वेस्टमेंट उस तरीके से बढ़ाएं कि वहां तक आप पहुंच सकें। चलिए अमित, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। AK शर्मा जबलपुर से मेरे साथ हैं, और टैक्स बचाने के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए डाल रखे हैं एक्सिस ELSS टैक्स सेवर में, और साथ ही क्वांट का भी इनके पास ELSS है। नमस्कार शर्मा जी। हेलो मिस्टर AK शर्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। जी सर, आपका सवाल मेरे पास है। अब आपको इसके अलावा आपने मिराई का भी जोड़ रखा है अपने पोर्टफोलियो में? जी जी जी। कोई खास वजह, आपने केवल ELSS फंड्स को ही चुना? ये टैक्स सेविंग के लिए है केवल। मैं टैक्स सेविंग के लिए चाहता हूँ। बार बार की तो मेरा PPF में मेरा है और उसमें भी है। चलिए ठीक है, समझ गए। हेमंत जी के पास जाएंगे। जी, हेमंत जी के पास मैं जाऊंगी। हेमंत जी बताइए, 3 टैक्स सेवर फंड होना क्या सही है आपके पोर्टफोलियो में? केवल टैक्स सेविंग के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या एक ही फंड में आप 1.5 लाख रुपए नहीं डाल सकते? नहीं, कभी तक बिल्कुल डाल सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने ELSS में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, तो हो सकता है कभी आपको 2 फंड की भी जरूरत पड़े, वो आप कर सकते हैं। और क्योंकि एज ए सेगमेंट अगर आप देखें, तो पूरा पैसा कभी कभी एक ही फंड में लगाने से थोड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, वो जो पोर्टफोलियो वो काम नहीं करता। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको जरूरत पड़े एक से ज्यादा। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंसिस्टेंटली इसको मॉनिटर करते रहे। हाँ, ऑफकोर्स जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें तो आप जब तक 3 साल का लॉक इन पीरियड नहीं पूरा करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। बट जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए तो आप डेफिनेटली कुछ सोच सकते हैं। तो इनके पास जो 3 फंड है, उनमें से अगर इनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है अगर इस साल में, तो मुझे लगता है क्वांट टैक्स सेवर को देखें। वो तीनों फंड में सबसे अच्छा फंड है, तो डेफिनेटली उसको कंसिडर कर सकते हैं।
ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। क्या विजय मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? विजय साहब नमस्कार, आपका सवाल हम ले रहे हैं वन ऑफ अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, और आपने तमाम फंड्स में अपनी निवेश रणनीति जो है वो रखी हुई है। आपने 10 साल तक इस पोर्टफोलियो में पैसे लगाने हैं सर? हो 10 साल लगाने का है, अपने पोते हाँ। के वास्ते, अपना उनके एजुकेशन के लिए लगेंगे, उसके वास्ते ये करे हुए इन्वेस्टमेंट। ओके। हेलो। हाँ, आपका जवाब आपका सवाल समझ में आ गया। आपका जवाब हम लेते हैं हेमंत जी से। हेमंत जी, 3 साल से ये निवेश कर रहे हैं 10,000 रुपए ICICI प्रू के ब्लू चिप फंड में, और बाकी क्वांट का स्मॉल कैप है, मिड कैप है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, कोटक ब्लू चिप है इनके पास, कोटक का मल्टी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, और एक इनके पास पैसिव फंड भी है। ये बताइए, अब इन्होंने जो है अपने पोते के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है 10 साल तक, और लगभग 1 करोड़ तक जो है इनका वैल्यू हो जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, बताइए। आई थिंक जहां तक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का सवाल है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो पोते के लिए पैसा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो आई थिंक बिल्कुल सही ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी फंड है, बिल्कुल सही तरीका है। बट मुझे लगता है अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करूं तो उसके इनके पोर्टफोलियो के 2 हिस्से हैं। एक इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने 3 साल पहले शुरू किया था, उसमें एक ही फंड है ऐसे ब्लू चिप, उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे। दूसरी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने जैन 24 में शुरू की है 7,500 की, उसमें उन्होंने 7 फंड इंक्लूड किए हैं। तो कुल मिलाकर इनके पास 8 फंड है 17,500 के लिए। मेरा मानना है कि डेफिनेटली इनको जो उनकी रिसेंट इन्वेस्टमेंट है और जो पहले की इन्वेस्टमेंट है उसको मिला के थोड़ा सा कंसोलिडेशन की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि इनके पास जो फंड इन्होंने चुने हैं वो अच्छे हैं, तो जो रीबैलेंसिंग करना है विद इन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वो इनके लिए डेफिनेटली पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट साइज है उसमें 4 फंड में ये अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। कोटक मल्टी कैप में जहाँ पे 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे 4,000 रुपए इन्वेस्ट करने कंसिडर कर सकते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में जहाँ पे 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे 3,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वांट मिड कैप में 2,000 है, वहां पे 2,000 ही रखें, और ICICI ब्लू चिप में जहाँ पे 10,000 है उसको रिड्यूस करके 8,500 करें। तो कुल मिला के 17,500 की इन्वेस्टमेंट इन 4 फंड में होगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि जो एलोकेशन होनी चाहिए डिफरेंट सेगमेंट में, उसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है अगर इसको रीबैलेंस करें इस तरीके से तो डेफिनेटली जो लेवल होना चाहिए वो उनके पास होगा और पोर्टफोलियो कॉम्पैक्ट होगा, उसको मॉनिटर करना आसान होगा, और मुझे लगता है ओवरऑल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। बहुत जरूरी है कि आप खैर आप रिटायर्ड इंडिविजुअल हैं और आप अपने पोते के लिए और उनके लिए निवेश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि आपके पोते को भी आप वो इन्वेस्टमेंट की सीख दें। तो मैं जानती नहीं कि आपके पोते की उम्र क्या है, लेकिन हेमंत जी आगे चलकर क्योंकि बहुत जरूरी है कि अपने निवेश की बागडोर वो खुद अपने हाथ में लें, तो विजय जी कैसे अपने पोते में निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ा सकते हैं? देखिए, बचत तो हमारे माँ बाप हमें बचपन से ही सिखाते हैं, है ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो एक माइंडसेट है, कि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, उसे कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि बचपने में दी जा सके? आप उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, वो एक बहुत अच्छा आपका कदम है। कहीं ना कहीं आगे चलकर क्योंकि उन्हें खुद इसको हैंडल करना होगा, तो बचपन में ही कैसे इसकी सीख जो है वो दी जा सकती है? हेमंत जी। यस कविता, एग्री। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, उनका फ्यूचर सिक्योर तो करना ही है, उनको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना भी उतना ही जरूरी है। उसको डिपेंड करता है शुरुआत जो कर सकते हैं, इसकी अगेन फेजेस होंगे। ये एकदम से शुरुआत से आप इन्वेस्टमेंट नहीं सिखा सकते, तो पहले तो उनको थोड़ा सा मनी क्या है, किस तरीके से इनकम आती है, किस तरीके से सेविंग होती है, किस तरीके से खर्चा होता है। तो आई थिंक एक बार बच्चा थोड़ा सा ये समझने के लायक हो, तो पहले तो मुझे लगता है अगर आप अपनी फैमिली में बजटिंग फॉलो करते हो तो उस बजटिंग में आप बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हो, ताकि उनके लिए वो अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से घर में पैसा आता है, कितना पैसा आता है, कितना बचता है। वहां से शुरुआत को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, तो धीरे धीरे फिर आप बाद में उनको एक बैंक अकाउंट खोल के दें, राइट, उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगे कि हाँ हमारे पास अकाउंट है। तो फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो मान लीजिए उनकी जो पॉकेट मनी है उसमें से थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करा दीजिए। तो आई थिंक ये एक फेज है, बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप फैमिली में बच्चों को अपने जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, आपका जो सेविंग प्रोसेस है, उसका एक हिस्सा बनाइए, ताकि उनको बर्डन भी ना लगे, थोड़ा इंटरेस्ट भी लगे, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो डिफरेंट स्टेप्स को सीखें। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर फैमिली में मुझे लगता है कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों को आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करें।
चलिए विजय जी, आपको ये सारे बदलाव बताए जा रहे हैं ताकि आप अपने पोते का आर्थिक भविष्य जो है वो सुरक्षित करें और उसी के साथ साथ उनमें निवेश की सीख को भी आप जो है वो आगे बढ़ाएं। हमें एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले चलिए झटपट हम एक बार रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। चलिए, तो प्रथा से थोड़ा सा हटकर हमने जो है आज शो के बीच में ही निवेश का गुरु मंत्र ले लिया है, क्योंकि जो भी सवालों के भी जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं उसमें भी कोई ना कोई निवेश का गुरु मंत्र निकल ही जाता है। तो ऐसे में हेमंत जी बताइए कि आज निवेश का गुरु मंत्र आप दर्शकों को क्या दे रहे हैं? जी कविता, मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन की बात करना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि डाइवर्सिफाई करना पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में बैलेंस कर सकें। बट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डाइवर्सिफिकेशन जो होता है उसको हमेशा इग्नोर होता है, वो है टाइम डाइवर्सिफिकेशन। टाइम डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप अपना पैसा डिफरेंट मार्केट सिनेरियोज, डिफरेंट फेजेस में अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखें। तो उससे क्या होता है, कभी कभी जो गलतियां हमसे होती हैं एंट्री के टाइम या एग्जिट के टाइम, वो नहीं होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप अपना पैसा ओवर ए लॉन्गर टर्म इन्वेस्टेड रखते हैं तो जो वॉलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट है वो काफी हद तक कम ही नहीं होता, बल्कि वो आपके फेवर में काम करता है। तो आई थिंक टाइम डाइवर्सिफिकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आज के तारीख में थोड़ा सा करने में दिक्कत भी है, क्योंकि हेमंत सर आप देखिए ना, अक्रॉस एसेट क्लासेस हम देख रहे हैं कि बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। इक्विटी में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, डेट में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, सोने में भी हम देख रहे हैं कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि बिटकॉइन अगर आप देखें, अगर कोई उसमें पैसे लगाता है, जो कि मुझे यकीन है बहुत दर्शक लगाते हैं, वहां भी ऑल टाइम हाई पर कीमतें पहुंच चुकी हैं। तो अब अगर किसी को हल्का होकर किसी दूसरे एसेट क्लास में जाना भी है तो कैसे जाए? सब जगह हम देख रहे हैं कि बम बम मुनाफा होता जा रहा है। हाँ, नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, बट मेरा ये मानना है कि अगर हम स्पेसिफिकली सिंस हम ज्यादा बात म्यूचुअल फंड की कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आई थिंक इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए समझने के लिए, आप अपना पैसा जब किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर को देते हो, राइट, तो आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो एसेट एलोकेशन है उसके हिसाब से पैसा लगाएं। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम खुद भी उसके ऊपर एक्शन करना शुरू करते हैं। जब आपने फंड मैनेजर को पैसा दिया, मान लीजिए आपने किसी इक्विटी हाइब्रिड में पैसा दिया या किसी लार्ज एंड मिड में दिया, तो वो फंड मैनेजर का काम है कि वो रीबैलेंसिंग करें। जब आप भी अपने पोर्टफोलियो में खुद से रीबैलेंसिंग करोगे, फंड मैनेजर भी वही करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो पूरा पर्पज है वो डिफीट होता है। तो आई थिंक हमेशा ध्यान रखें एज एन इन्वेस्टर, अगर आपने अपने फंड्स ऐसे चुने हैं जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास कि वो समय समय पे उसको रीबैलेंस कर सके, तो वो जो काम है मुझे लगता है वो फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे अगर आप मल्टी एसेट में भी जाते हैं तो वहां पे फंड मैनेजर का काम है कि वो इमर्जिंग सिनेरियो के हिसाब से 3 डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करे। अगर वो आप खुद भी करने लगोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं प्रिएम्प्ट कर रहे हो जो फंड मैनेजर करना चाहेगा, आप उसको डुप्लीकेट करें। ये डाइवर्सिफिकेशन को लेकर अहम सीख जो आपको आज दी जा रही है। डॉक्टर जयप्रभा शर्मा भी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्ते मैम। कैसी हैं आप? हाँ, सुन रही मैम। जी, कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? बढ़िया बढ़िया मैम। कहाँ से आप बोल रही हैं और कहाँ की डॉक्टर हैं आप? अच्छा, मैं उसमें हिस्ट्री में पीएचडी की हूँ मैम। अरे वाह, अच्छा, एजुकेशन, ओके ओके ओके, नाइस नाइस। आप अपने 12,000 रुपए की एसआईपी कर रही हैं और कुछ फंड्स की भी डिटेल्स आपने दी है जो हमने हमारे एक्सपर्ट तक पहुंचा दी है। मैम, खुद ही आपने निर्णय लिया इन्वेस्टमेंट करने का? कब से कहाँ से, कब आप इक्विटी बाजार को कब से समझ रही हैं, पढ़ रही हैं? कुछ बताइए, कैसे आप समझती हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं? आपको प्रोग्राम देख रहे हैं मैम रेगुलर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ये जानकर, और उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि आप भी सीख रही हैं और आपके घर की जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको भी आप सिखा रही हैं, क्यों? जी जी जी। चलिए, 2 बेटियां हैं मैम मेरी। 2 बेटियां हैं, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और सशक्तिकरण की ये मुहिम जो आपने शुरू की है, हम बस यही चाहते हैं कि हर घर में जो है वो बढ़ती रहे। आपने एक ब्लू चिप फंड रखा है, एक मिड कैप रखा है, एक स्मॉल कैप रखा है, और 10 साल के लिए 50 लाख आपको चाहिए, टॉप अप करेंगी आप 10%।
जब जब आपसे हो सके। SBI कॉन्ट्रा आपने जोड़ लिया है क्या मैम, कि जोड़ना चाहती हैं? है मैम, जुड़ा हुआ है मैम। जोड़ लिया है ना, ठीक है जी। अच्छा। मैम जो रिटायरमेंट का भी सलाह चाह रही हूँ मैं, रिटायरमेंट वाला। ठीक है, तो मैम बताएंगे रिटायरमेंट जो है वो आप कितने साल के बाद देख रही हैं और कितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना होगा? अभी तो जो मेरे ख्याल से आपने लक्ष्य दिया है वो बेटियों की पढ़ाई के लिए दिया है क्या? जी जी। और एक 24,000 जमा कर है मैम, वो रिटायरमेंट के लिए उसका चाह रहे 2 करोड़ का टारगेट रखी हूँ मैम। अच्छा, हस्बैंड का भी पोर्टफोलियो आपने शेयर किया हुआ है। पराग जी, वाले का फ्लेक्सी जी। कैप है, PGI मिड कैप है, क्वांट का एक्टिव है, एक्सिस का स्मॉल कैप भी है। चलिए ओके, मेरे ख्याल से काफी क्लैरिटी है और लक्ष्य भी आपने 2 करोड़ का यहाँ पर बता रखा है रिटायरमेंट का। हेमंत जी, जयप्रभा जी को आप क्या सलाह देंगे? आई थिंक 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कविता यहाँ पे। इनके पास ओवरऑल इन्होंने कहा 3 पोर्टफोलियो हैं, 2 इनके खुद के पोर्टफोलियो हैं, उन्होंने पोर्टफोलियो 1, पोर्टफोलियो 2 और दूसरा इनके हस्बैंड का पोर्टफोलियो जहाँ पे वो 2 करोड़ कॉर्पस की बात कर रहे हैं। और साथ में अच्छी बात यह है कि एक तो उन्होंने जो एसेट क्लास चुनी है इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा टाइम होराइजन बहुत वेल डिफाइंड है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 years टू लॉन्गर टर्म, और इन्होंने कहा है कि वो 10% से अपनी SIP को बढ़ा सकती हैं। तो आई थिंक ये तीनों एस्पेक्ट्स को अगर मैं कंसिडर करूं तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके तीनों जो गोल्स हैं वो डेफिनेटली पूरे होंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा, कंडीशन ये है कि आप अनइंटरप्टेडली अपने पोर्टफोलियो को में इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे जो डिफाइंड टाइम होराइजन है, तो उनके तीनों के तीनों गोल जो है वो पूरे हो जाएंगे जो करंट इन्वेस्टमेंट लेवल है। पहला जो इनका पोर्टफोलियो उसका टाइम होराइजन 5 साल है। प्रॉब्लम वहां पे क्या है, मुझे लगता है थोड़ा सा वो एग्रेसिव है, एक इसमें मिड कैप है, एक स्मॉल कैप। तो 5 साल के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो उसको ठीक करें। एक्सेस मिड कैप की जगह अगर आप HDFC लार्ज एंड मिड कंसीडर कर सकते हो और SBI स्मॉल कैप की जगह पराग पर एक फ्लेक्सी कैप। अगर ये 2 फंड लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप में होगा, साथ में मिड कैप भी होगा, तो थोड़ी एग्रेशन जो है पोर्टफोलियो में कम आएगी। इनके जो हस्बैंड का जो पोर्टफोलियो वहां पे आई थिंक एक ही चेंज है, एक्सेस स्मॉल कैप, जहाँ पे आप मोतीलाल लार्ज एंड मिड सकते हैं। इनफैक्ट एक और चेंज है, PGM मिड कैप की जगह पे आप कोटक मल्टी कैप रखें। ये जो मैं चेंजेस बता रहा हूँ, मैंने एक चीज का ध्यान रखा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट इस तरीके से हो कि अगर फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो उसको रीबैलेंस करने की, तो एज एन इन्वेस्टर आपको खुद को ये करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा अगर ध्यान रखें, जैसे मैंने 2 बदलाव किए हैं, अगर वो उसको कंसीडर करें तो इनका जो पोर्टफोलियो में जो बैलेंस है वो सही होगा, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में वो डेफिनेटली इनको और ज्यादा मदद मिलेगी। चलिए डॉक्टर शर्मा, आपको कुछ पूछना है हेमंत जी से? नहीं मैम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए आज हमारे साथ। और हम एक ब्रेक लेते हैं और जल्द लौटते हैं।